हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 99। लखनऊ की शादी का काम गोलू के भरोसे छोड़कर शगुन से मिलने के लिए गुड्डू निकल पड़ा। गुड्डू बहुत खुश था। उसके दिल में शगुन के लिए जो प्यार था वो उसकी आंखों में और होंठों की मुस्कुराहट पर साफ दिख रहा था। गाड़ी में लगे मिरर में गुड्डू ने जब देखा तो खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। शगुन के बारे में सोचते हुए वह गाड़ी चलाए जा रहा था। शगुन के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म सा चल रहा था। प्यार क्या होता है ये गुड्डू को आज समझ आया। पिंकी के साथ रहते हुए उसे भावनाओं का एहसास कभी नहीं हुआ था जो आज थी। लखनऊ से बनारस पहुंचने में गुड्डू को 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। ये 6-7 घंटे गुड्डू को 6-7 साल जैसे लग रहे थे। पहले उसका मन किया कि शगुन को फोन करके अपने आने की खबर दे दे, लेकिन फिर सोचा कि वह उसे सरप्राइज देगा तो वह ज्यादा खुश होगी। कानपुर उत्तर प्रदेश। वेदी नहाकर बाल सुखाने ऊपर छत पर चली आई। दीपक भी वंदना के घर की छत पर था और बुक लेकर यहाँ से वहां घूम रहा था। जून का महीना और उसमें इतनी गर्मी, लेकिन सुबह का वक्त था इसलिए अभी धूप कम थी। दीपक ने वेदी को देखा तो उसकी ओर हाथ हिला दिया। वेदी ने देखा और दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। दीपक को ये खटका, लेकिन उसने वापस अपना ध्यान किताब में लगा लिया। वेदी वापस उसकी ओर पलट गई और चोर नजरों से उसे देखने लगी। दीपक जब उसकी ओर देखता तो वह घबरा कर दूसरी ओर देखने लगती। ये देखना दिखाना कुछ देर तक चलता रहा कि तभी लाजो बाल्टी में धुली हुई बेडशीट्स लेकर आई। लाजो को देखते ही वेदी ने कहा, लाजो दीदी लाओ, ई हम सुखा देते हैं। तुम काहे सुखाओगी, हम सुखा देते हैं, लाजो ने कहा। तो वेदी ने लाजो के हाथ से बाल्टी ली और कहा, अरे लाजो दीदी आप कितना काम करती है, लाओ ई हम सुखाते हैं। आप वो मिर्च का टोकरा लेकर नीचे जाओ, अम्मा ने मंगवाया है। तुम आओ कहती हो तो ठीक है, अच्छे से झटक कर सुखाना वरना मिश्राइन हमें सुखा देगी। कहते हुए लाजो वहां से चली गई। दीपक को कुछ देर और देखने का वेदी को एक बहाना मिल गया। उसने बाल्टी से चद्दर उठाया और झटक कर तार पर सुखा दिया। बेडशीट की ओट से दीपक को देखने लगी। धीरे धीरे दीपक उसे अच्छा लगने लगा। जैसे ही दीपक ने वेदी की ओर देखा उसने बेडशीट आगे खिसका दी और दीपक उसे देख नहीं पाया। ये सब करते हुए वेदी के मन में तितलियां सी उड़ रही थी। उसने कुछ कवर सुखाए और एक बार फिर बेडशीट को साइड करके वंदना की छत की ओर देखा, लेकिन इस बार दीपक वहां नहीं था। वेदी ने वंदना आंटी की छत पर हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दीपक कहीं नहीं दिखा। मासूम से चेहरे पर उदासी छा गई। वेदी उदास से जैसे ही पलटी, पीछे दीपक खड़ा था। कानपुर में अधिकतर घरों की छतें एक दूसरे के घरों से जुड़ी हुई रहती है और दीपक भी ऐसे ही आया था। दीपक को वहां देखकर वेदी का दिल धड़क उठा। उसने डरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आओ, किसी ने देख लिया तो? दीपक ने वेदी के होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मुझे ही देख रही थी ना, और जब मैं नहीं दिखा तो परेशान हो गई। वेदी ने उसका हाथ साइड किया और कहा, हम तुम्हें क्यों देखेंगे? अच्छा तो फिर इतनी धूप में छत पर क्या कर रही हो तुम? दीपक ने कहा तो वेदी बगले झांकने लगी और फिर कहा, वो तो हम बाल सुखाने आए थे। वैसे झूठ अच्छा बोल लेती हो, दीपक ने वेदी को प्यार से देखते हुए कहा। तो वेदी ने उसे धक्का दिया और सीढ़ियों की ओर जाने लगी। अरे अपना नाम तो बता दो, दीपक ने कहा। वेदी पलटी और मुस्कुराते हुए कहा, वेदिका। घर में सब प्यार से वेदी बुलाते हैं, तो हम क्या बुलाएं तुम्हें, वेदिका या वेदी? दीपक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, कहते हुए वेदी खिलखिलाते हुए नीचे चली आई और दीपक भी उनकी छत से वापस अपनी छत पर चला आया। सीढ़ियों से भागते हुए उतरकर वेदी के सामने अचानक से मिश्रा जी आ गए। तो उन्होंने कहा, अरे बिटिया संभल कर। माफ करना पिताजी, वेदी ने रुक कर कहा। ठीक है जाओ, कहकर मिश्रा जी चले गए। वेदी अपने कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। आज से पहले
वेदी की सिर्फ लड़कियां दोस्त रही थी, कोई लड़का दोस्त नहीं था। ना ही वेदी को कोई लड़का इतना पसंद आया था। कुछ महीने पहले रमेश ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन वेदी ने रमेश को मना कर दिया और उसके बाद रमेश उसे टॉर्चर करने लगा। लेकिन गुड्डू के वार्निंग देने और शगुन के थप्पड़ मारने के बाद से ही वेदी को रमेश कहीं नजर नहीं आया। दीपक को पहली बार जब देखा तभी से वह वेदी के मन को छू गया और वह उसे पसंद करने लगी। मिश्राइन किसी काम से वेदी के कमरे में आई तो उसे मुस्कुराते देखकर कहा, ए वेदी, काहे शीशे के सामने खड़ी होकर दांत फाड़ रही हो? चलो चलकर नाश्ता कर लो। हाँ हाँ अम्मा, आप चलो, हम आते हैं, वेदी ने झेंपते हुए कहा। पिंकी के दिल में गोलू के लिए एहसास पनपने लगे थे। जिन एहसासों से वह गुजर रही थी वे बहुत खूबसूरत थे। प्यार शक्ल और पैसा देखकर नहीं होता, ये बात गोलू के मामले में सच साबित हो गई। जिस पिंकी को वह अपनी औकात से बाहर बताता था, आज वही पिंकी उसके प्यार में थी। सुबह जल्दी नहा धोकर पिंकी मंदिर के बहाने घर से निकल गई। जब गोलू की दुकान के सामने से निकली तो दुकान बंद देखकर उसका मन भी उदास हो गया। पिंकी वहां से मंदिर चली आई और पूजा करके थोड़ी देर के लिए वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। कुछ देर बाद गोलू के पड़ोस में रहने वाली मीना मंदिर आई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पिंकी से कहा, यहां क्यों बैठी हो? ए मीना, इधर आओ, पिंकी ने कहा। मीना पिंकी के पास आई तो पिंकी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मीना पिंकी के पास आ बैठी तो पिंकी ने पूछा, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? अगले महीने हमारी शादी है, मीना ने कहा। अरे तो इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है ना, पिंकी ने कहा। मीना ने सुना तो पिंकी को घूरते हुए कहा, जब तुम किसी से प्यार करोगी और तुम्हारी शादी उससे ना होकर किसी और से होगी तब तुम्हें समझ आएगा। ज्ञान देना आसान है, खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है। कहते हुए मीना उठी और वहां से चली गई। जाते जाते वह पिंकी के मन में खलबली पैदा करके चली गई और वह मन ही मन कहने लगी, गोलू को अभी तक हमने अपने दिल की बात नहीं बताई है। अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की हुई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गोलू तो हमेशा मुझसे फ्लर्ट करता रहता है, वो मुझे ही पसंद करता है, पर उसने आज तक मुझसे कुछ कहा भी तो नहीं। हे महादेव, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और गोलू किसी और का हो जाए। नहीं, इस बार मैं गोलू से मिलते ही कह दूंगी कि मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं अब अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। पर यह गोलू भी पता नहीं कहाँ मर गया है। ऐसे तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और आज जब मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ तो गायब हो गया। जल्दी से वापस आ जाओ गोलू। पिंकी उठी और भगवान की ओर देखकर मन ही मन गोलू के लौट आने की दुआ मांगने लगी। अच्छी गोलू ने छींका और फिर अपनी नई शर्ट के बाजू से ही अपनी नाक पोंछ ली। गुड्डू के जाने के बाद गोलू के लिए वहां सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने संभाल लिया। हलवाइयों से कहकर उसने सुबह का नाश्ता बनवा दिया और बाहर लॉन में लगवा दिया। पोहा, समोसा और जलेबी के साथ गर्मा गर्म चाय कॉफी। सभी नाश्ता करने लगे। गोलू अभी वहां खड़े सब इंतजाम देख ही रहा था कि तभी उसके पिताजी का फोन आया। गोलू ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ तो बेटा, क्या सोचा? गोलू के पिताजी ने सीधे सीधे पूछ लिया। अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद मेहंदी का फंक्शन देखेंगे, गोलू ने कहा। अबे नालायक, हम तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। चंदा पसंद आए कि नहीं तुमको? गोलू के पिताजी ने कहा। कौन चंदा? गोलू ने कहा। अरे जिसकी फोटो तुमको दिखाई थी। गोलू के पिताजी भड़क गए। पिताजी, हम बता रहे हैं, हम किसी चंदा से शादी नहीं करने वाले हैं। अभी रखो फोन और काम करने दो हमको। गोलू ने गुस्से से फोन काट दिया और जैसे ही पलटा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ ही दूर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपने हाथ में प्लेट पकड़ी अपने सामने खड़े लड़के को कह रही थी, बाबू खाइए ना। गोलू ने एक नजर लड़के पर भी डाली। लड़के को देखते ही गोलू ने अपनी छाती पकड़ ली। कहाँ वो लड़की और कहाँ वो जूझे जैसा लड़का। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके मुंह में स्ट्रॉ डालकर उसका सारा खून चूस लिया हो। पूरा हड्डियों का ढांचा लग रहा था वो, ऊपर से आंखों पर काले रंग का चश्मा। कुछ नहीं था उसमें देखने लायक,
पर लड़की के सामने ऐसे भाव खा रहा था जैसे सलमान खान की टक्कर का हो। लड़की उसे अपने हाथों से 2-4 निवाले खिलाकर वहां से चली गई। गोलू लड़के के पास आया और कहा, भैया कैसे किया ये सब? सच्चे प्यार का नाम सुने हो? उसमें ना लड़की शक्ल देखती है ना ही स्टेटस, कहकर लड़का वहां से चला गया। साला इसके हिसाब से तो हम पिंकिया के लिए परफेक्ट है, दिखते भी अच्छे हैं और अब तो कमाने भी लगे हैं। पर पिंकिया के दिल में हमारे लिए कुछ है भी या नहीं? हम खुद भी तो उससे कुछ नहीं कहे ना कभी। चलो इस बार कानपुर जाकर बोल ही डालेंगे, ना तो उनकी है ही, क्या पता हाँ हो जाए। अब हमारी जिंदगी में पिंकी नाम का बवाल लिखा है तो लिखा सही, कहते हुए गोलू वहां से चला गया। बनारस उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह गुप्ता जी कुछ पेपर्स लेकर घर से निकल गए। शगुन भी प्रीति को नाश्ता करने को बोलकर मंदिर चली गई। घर में सिर्फ प्रीति थी और रोहन था। आंगन में झूले पर बैठी प्रीति उदासी में डूबी हुई थी। रोहन जैसे ही जाने लगा उसकी नजर प्रीति पर पड़ी। प्रीति हमेशा घर में बोलती खिलखिलाती रहती थी। आज पहली बार उसने प्रीति को चुप देखा तो उसके पास चलाया और कहा, आज घर में इतनी शांति कैसे है? जब इंसान के अंदर तूफान हो ना तो वह बाहर से खामोश हो जाता है। प्रीति ने दार्शनिक अंदाज में कहा। मतलब? रोहन ने पूछा। मतलब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। चाचा ये घर बेचना चाहते हैं, पर उससे तुम्हें क्या? तुम्हें तो रहने को जगह मिल ही जाएगी। यही चाहते थे ना तुम कि हम सब लोग यहां से चले जाएं? प्रीति गुस्से से फट पड़ी और उठ खड़ी हुई। मैं जानता हूं ये सब इसी वजह से अंकल और शगुन दीदी परेशान हैं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, रोहन ने कहा। कैसे? प्रीति की आंखों में एक चमक उभर आई। मेरा एक दोस्त नौटंकी करता है, हम लोग उससे बात करेंगे और कहेंगे कि वह झूठ मूठ का पुलिस बनकर आए और तुम्हारे चाचा से कहे कि तुम्हारा घर सरकारी जमीन है और इसे वो बेच नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तुम्हारे चाचा वैसे भी फट्टू है, वो डर जाएंगे और ये घर नहीं बेचेंगे। रोहन ने प्रीति को अपना प्लान बताया। मारे खुशी के प्रीति उसके गले आ लगी और कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रीति ने जैसे ही रोहन को छुआ उसके मन के तार झंझना उठे। प्रीति उससे दूर हटी और कहा, अब देखना उस चाचा को कैसा सबक सिखाती हूं मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूं, कहकर रोहन वहां से चला गया। शगुन मंदिर से लौट आई। गुप्ता जी भी आ चुके थे। प्रीति ने अपने प्लान के बारे में शगुन को नहीं बताया क्योंकि वह जानती थी शगुन उससे ये सब करने नहीं देगी। रोहन अपने ऑफिस चला गया। दोपहर के समय पुलिस की गाड़ी आकर शगुन के घर के सामने रुकी। 4 हवलदार और एक पुलिस इंस्पेक्टर था। प्रीति ने देखा तो खुश हो गई कि रोहन ने उन्हें भेजा है। फिर सब अंदर आए और इंस्पेक्टर ने शगुन के पापा से कहा, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस जुर्म में? ये घर तुम्हारे चाचा का है और तुम सब लोगों ने इस पर कब्जा किया है। जिससे ये घर बेचा गया है उसने आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की है। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें, इंस्पेक्टर ने कहा तो गुप्ता जी को चक्कर आने लगे। उनका भाई उनकी इज्जत तार तार करने में लगा हुआ था। शगुन ने रोकना चाहा तो इंस्पेक्टर ने उसे साइड करते हुए कहा, देखिए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए वरना मजबूरन हमें आपको भी ले जाना होगा। हवलदार ने गुप्ता जी की बाह पकड़ी और उन्हें ले जाने लगा। ये देखकर प्रीति को कुछ गड़बड़ लगी तो वह भी शगुन के साथ साथ चली आई। घर से बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। गुप्ता जी शर्म से सामने खड़े अपने भाई विनोद को देख रहे थे जिसने चेहरा घुमा लिया। पुलिस की जीप के बगल में एक गाड़ी आकर रुकी लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। हमेशा शांत रहने वाली शगुन को आज अपने पापा का अपमान देखकर गुस्सा आ गया। उसने इंस्पेक्टर से अपने पापा को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए इन्हें, कानून के रखवाले होकर आप लोग एक टीचर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर ने जैसे ही शगुन को साइड करना चाहा, शगुन ने एक जोरदार धक्का उसे देते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे आप। इंस्पेक्टर को ये नागवार गुजरा। उसने गुस्से में शगुन की ओर जैसे ही हवा में हाथ उठाया, किसी ने आकर उसके हाथ को हवा में ही थाम लिया और कहा, का इंस्पेक्टर, अकेले समझे होगा इनको, कानून भूल गए या हम सिखाएं? गुड्डू को वहां देखकर शगुन की जान में जान आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुड्डू ने शगुन को अपने पीछे किया और इंस्पेक्टर से कहा,
का तमाशा लगा रखा है यहाँ, और कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? कानून के काम में दखल देकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है जानते हो तुम? हवलदार, गुप्ता जी को छोड़ो और इन्हें डालो गाड़ी में। इनकी गर्मी तो हम थाने जाकर निकालेंगे। कहते हुए इंस्पेक्टर ने गुड्डू की कॉलर पकड़ी और उसे ले जाकर पुलिस जीप में बिठा दिया। ये सब देखकर गुप्ता जी के दिल में दर्द उठा और वे अपना सीना पकड़कर वहीं बैठ गए। प्रीति ने उन्हें संभाला। शगुन को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। सभी पुलिस वाले गाड़ी में बैठे और गुड्डू को लेकर जाने लगे। चाचा चाची तमाशा देखते रहे। शगुन जीप के पास आई और गुड्डू का हाथ थामकर कहा, गुड्डू जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छुड़ा लूंगी। आप यहाँ क्यों आए? यहाँ पहले इतनी परेशानियां थी और अब आप भी उनका शिकार हो गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे और गुड्डू बस खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा। जीप आगे बढ़ी तो शगुन भी गुड्डू का हाथ थामे दौड़ने लगी। उसने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। गाड़ी ने जैसे ही स्पीड पकड़ी, शगुन के हाथ से गुड्डू का हाथ छूट गया और जीप वहां से चली गई। शगुन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दी। प्रीति की दर्द भरी आवाज शगुन के कानों में पड़ी तो वह पलटी और अपने पापा के पास आकर उन्हें संभाला। पड़ोस के एक लड़के ने आकर शगुन और प्रीति की मदद की और गुप्ता जी को अंदर लेकर गए। बाकी लोग सारा तमाशा देख रहे थे। ये देखकर प्रीति को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो तुम लोग? जाओ यहां से। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 99। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।